हेलो फ्रेंड्स, बेसिक्स इन इंडियन लॉ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एफआईआर क्या होती है, वे कौन से मामले हैं जिनमें एफआईआर रजिस्टर करवाई जा सकती है, एफआईआर कौन रजिस्टर कर सकता है और एफआईआर किस एक्ट की किस धारा के अकॉर्डिंग रजिस्टर की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एन एफआईआर? किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की प्रथम सूचना जो कि पुलिस ऑफिसर को चाहे लिखित में दी जाए या फिर बोल कर दी जाए, जैसे ही वह पुलिस ऑफिसर उस सूचना पर विश्वास कर उसे अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेता है तो वह कहलाती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आइए देखते हैं किन मामलों में एफआईआर दर्ज की जाती है या की जा सकती है। इन विच केसेस एफआईआर इज रजिस्टर्ड और कैन बी रजिस्टर्ड। केवल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही एफआईआर दर्ज की जा सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस को सीआरपीसी के सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में डिफाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं यह सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन सी ऑफ सीआरपीसी। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस with the first schedule or under any other law for the time being enforce arrest without warrant। अब बात करते हैं कि वे कौन से मामले हैं जिनमें एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। इन विच केसेस एफआईआर कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। तो इसका जवाब है केवल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस होते हैं जिनमें एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों में क्या होता है, कौन सा प्रोसीजर पुलिस ऑफिसर फॉलो करते हैं, किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को सीआरपीसी में कहां पर डिफाइन किया गया है। इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2I में। तो चलिए पढ़ते हैं सेक्शन 2I ऑफ सीआरपीसी। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो आपने यहाँ पर समझा कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर एक्यूज्ड को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकती। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एराइज होता है कि एफआईआर कौन रजिस्टर करवा सकता है। हु कैन रजिस्टर द एफआईआर और can only such person get register the FIR against whom offense has been committed। तो इसका जवाब है नहीं। यदि ऐसा व्यक्ति जो कि विक्टिम है और ऐसी स्थिति में नहीं है कि थाने जाकर FIR रजिस्टर करवा सके, if the victim is not in such a condition that he can go to the police stations and file a FIR, तो वह अपने किसी परिवार के सदस्य, दोस्त या अन्य किसी व्यक्ति को FIR करवाने के लिए थाने भेज सकता है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके सामने ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध कमिट हुआ हो, या वह व्यक्ति भी एफआईआर करवा सकता है जिसे ऐसी सूचना प्राप्त हुई हो। आइए अब एक बार धारा 154 सीआरपीसी को रीड आउट कर लेते हैं जहां पर एफआईआर के प्रोसीजर को डिफाइन किया गया है। Chapter 12 Information to the Police and Their Powers to Investigate। Section 154 Information in Cognizable Cases। Subsection 1 Every information relating to the commission of a cognizable offence, किसी भी cognizable offence की सूचना, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction। अगर उसको किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना वर्बली दी जाती है तो वह खुद उसको राइटिंग में लिखेगा या फिर अपने किसी ऑफिसर को ऐसा करने के लिए डायरेक्शन देगा। एंड वी रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, और सूचना देने वाले को ऐसी सूचना पढ़कर सुनाई जाएगी। एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस्ड टू राइटिंग एज अफोरसेड शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। इसका मतलब है कि सूचना चाहे वर्बली दी जाए या फिर राइटिंग में दी जाए, सूचना देने वाला उस डॉक्यूमेंट पर अपने साइन करेगा। एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड इन ए बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म
as the state government may be prescribed in this behalf. It means पुलिस ऑफिसर उस सूचना को अपनी जनरल डायरी में एंट्री करेगा उसकी। अब इसके कुछ प्रोवाइजो भी दिए हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, provided that if the information is given by a woman against whom an offense under section 326A, 326B और सेक्शन 354 से लेकर के सेक्शन 354D, सेक्शन 376 से लेकर के सेक्शन 376DB, सेक्शन 376E और सेक्शन 509 ऑफ द इंडियन पिनल कोड इज एलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड, then such information shall be recorded by a woman police officer or any other woman officer. It means अगर ऊपर जो मैंने सेक्शन पढ़ के बताए इनके अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस कमिट होता है या उसका अटेम्प्ट होता है तो ऐसी इंफॉर्मेशन एक महिला पुलिस ऑफिसर द्वारा लिखी जाएगी, और अगर महिला पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो किसी और महिला ऑफिसर द्वारा जो किसी और डिपार्टमेंट में है उसके द्वारा लिखी जाएगी। अब इसका प्रोवाइडेड सबसेक्शन ए इसमें दिया गया है जिसमें बताया गया है कि अगर जो ऊपर जो सेक्शन मैंने पढ़ के बताए ऐसा ऑफेंस कमिट होता है या उसका अटेम्प्ट होता है किसके साथ, टेम्पररी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर एट द रेजिडेंस ऑफ द पर्सन सीकिंग टू द रिपोर्ट सच ऑफेंस। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति के घर पर जाकर रिकॉर्ड की जाएगी या फिर एट ए कन्वीनियंट प्लेस, ऐसा कोई कन्वीनियंट सुटेबल प्लेस हो उस व्यक्ति के लिए, वहां पर रिकॉर्ड की जाएगी। इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और ए स्पेशल एजुकेटर एज द केस में बी, द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ। मतलब ऐसी जो इंफॉर्मेशन है उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। द पुलिस ऑफिसर shall get the statement of the person recorded by a judicial magistrate under clause A of subsection 5A of section 164 as soon as possible। मतलब इस तरह के जो ऑफेंस होगा उस व्यक्ति की स्टेटमेंट सेक्शन 164 CRPC के अकॉर्डिंग जल्द से जल्द जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाकर के दर्ज करवाई जाएगी। सबसेक्शन 2, ए कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन as recorded under subsection 1 shall be given forthwith free of cost to the informant। मतलब जो सूचना देने वाला व्यक्ति है उसको FIR की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। आई होप आपको अब तक की वीडियो से इतना तो समझ आ गया होगा कि FIR क्या होती है, FIR किस सेक्शन में रजिस्टर होती है, FIR कौन करवा सकता है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि केवल आईपीसी के प्रोविजंस का वायलेशन होने पर ही FIR CRPC की धारा 154 के अकॉर्डिंग रजिस्टर हो, बल्कि हिंदुस्तान के किसी भी पीनल एक्ट के प्रोविजंस का वायलेशन होने पर FIR अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC में ही फाइल होगी और प्रोसीजर भी CRPC का ही अप्लाई होगा। FIR के संबंध में ही एक सुप्रीम कोर्ट की 2013 में नोटेबल जजमेंट आई थी, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने FIR के संबंध में पुलिस को डायरेक्शन दिए थे कि किन किन मामलों में FIR किस तरीके से की जानी चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में FIR मैंडेटरी है। आप इसे भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अब यदि पुलिस ऑफिसर फिर भी ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में FIR रजिस्टर करने से मना करता है तो उसका प्रोसीजर धारा 154 सबसेक्शन 3 में दिया गया है। आइए देखते हैं क्या कहती है यह उपधारा। एनी पर्सन एग्रीव्ड by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in subsection 1। यदि कोई एग्रीव्ड पर्सन अपनी कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में FIR लिखवाने के लिए SHO के पास जाता है, थाने में जाता है, जैसा कि प्रोविज़न 154 सबसेक्शन 1 CRPC में दिए गए हैं, और SHO उसकी FIR रजिस्टर्ड करने से मना कर देता है, डिनाई कर देता है, तो
may send the substance of such information in writing and by post to the superintendent of police। तो वह व्यक्ति अपनी शिकायत राइटिंग में बाई पोस्ट लोकल एसपी के पास भेज सकता है और वह चाहे तो खुद भी अपनी शिकायत को लेकर के लोकल एसपी के पास पेश हो सकता है। Who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offense, अगर उस अधिकारी को लगता है कि वास्तव में ही cognizable offense हुआ है तो shall either investigate the case himself, यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, वह खुद भी एसपी भी उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाई एन पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, और उसके अलावा वह अपने किसी अधीनस्थ पुलिस ऑफिसर को भी डायरेक्शन दे सकता है कि भाई तुम जाओ उस केस की इन्वेस्टिगेशन करो इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, इस कोड के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। एंड सच ऑफिसर शैल हैव ऑल पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू दैट ऑफेंस। ध्यान रखना दोस्तों, उस पुलिस ऑफिसर के पास भी वो सेम पावर होगी जो कि इस केस के संबंध में उस पुलिस ऑफिसर के पास भी सेम पावर होगी जैसे कि उस एसएचओ के पास हैं। एफआईआर के ऑब्जेक्ट और कंटेंट्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जितेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2012 की जजमेंट है ये। तो इसमें आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू सेट द क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन। एफआईआर का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो है क्रिमिनल लॉ की गति को सेट करना। एंड इट मे नॉट बी पॉसिबल टू गिव एवरी मिनट डिटेल विद अनमिस्टेकेबल प्रिसीजन इन द एफआईआर। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि बिना किसी गलती के प्रत्येक मिनट की जानकारी एफआईआर में दी जा सके, बिल्कुल सटीक। एफआईआर इटसेल्फ इज नॉट द प्रूफ ऑफ ए केस। एफआईआर अपने आप में कोई प्रूफ नहीं है, बट इट इज़ ए पीस ऑफ एविडेंस, बट लेकिन वो एक एविडेंस का टुकड़ा है जिसे प्रोसिक्यूशन विच कुड बी यूज्ड द कन्फर्मेशन द केस ऑफ द, जिसे प्रोसिक्यूशन के केस को कंफर्म करने के लिए यूज किया जा सकता है। एफआईआर नीड नॉट टू बी एन एनसाइक्लोपीडिया of all the facts and circumstances on which the prosecution relies। FIR को किसी एनसाइक्लोपीडिया होने की आवश्यकता नहीं है जिसके फैक्ट और सर्कमस्टांसेस पर प्रोसिक्यूशन रिलाइज करे। इट ओनली हैज टू स्टेट द बेसिक केस। FIR में केवल बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ऑफेंस जिनमें FIR रजिस्टर्ड नहीं की जा सकती, इट मीन्स नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर आप उनको भी समझना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।